जब एस्टर को एल्महाइम मेन हाउस में घसीट कर लाया गया, उसे पहले से ही पता था कि ये कोई सिंपल फैमिली मीटिंग नहीं होने वाली। एल्डर्स ने उसे वहां बुलाया था ताकि उसके द्वारा फैलाए गए केओस के लिए उसका जजमेंट किया जा सके। और जैसे ही वो उनके सामने खड़ा हुआ, माहौल सीधा डेडली बन गया। पूरे कमरे के सामने जेनिस ने हेफ की लॉयल्टी साबित करने के लिए उसे अपने ही बेटे को मारने का आदेश दिया, लेकिन सिर झुकाने के बजाय हाइद ने बिना किसी हिचकिचाहट के एस्टर को चुना, चाहे इसके लिए उसके पूरे हाउस का विनाश ही क्यों न हो जाए। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अब चुप रहने की कोई वजह नहीं बची थी। एस्टर ने अपनी शर्ट फाड़ दी और अपनी पीठ पर मौजूद 7 विंग्स को दिखा दिया, जिससे एल्डर्स शॉक में जम गए। इस पावर के डरावने होने की वजह सिंपल है। विंग क्रेस्ट ही मैजिकल पावर का सोर्स होता है, और सैकड़ों सालों में किसी भी इंसान के पास 7 विंग्स कभी नहीं रहे। इतनी पावर केवल स्पिरिट क्लैन की मानी जाती थी, वही जो क्रेस्ट के असली ओरिजिन है। लेकिन उसे ये पावर मिली कैसे? एक हार्श कोल्ड जगह में एस्टर अपने बैटर्ड बॉडी के साथ अपने पिता के पास पहुंचता है और उस पर ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट दिखाता है, ये दावा करते हुए कि उसके पिता ने उसे एम्बुश में भेजा था ताकि उससे छुटकारा पा सके। वो आदमी इसे मान लेता है, एस्टर को विंगलेस कहकर बुलाता है और कहता है कि उसे मरना ही होगा ताकि वो हाउस ऑफ एल्महाइम के लिए रिडिक्यूल का कारण न बने। एल्महाइम फैमिली की बात करें तो वो पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे महान मार्शल हाउस है और उनका काम रॉयल फैमिली की रक्षा करना है। इस हाउस का हेड है एस्टर का पिता रोदरिक एल्महाइम, जो पूरे किंगडम में इकलौता है जिसके पास 7 विंग्स हैं। उसने ही एक बार एस्टर को बचाया था जब वो स्नोस्टॉर्म में मरने की कगार पर था, और उस डेट को चुकाने के लिए एस्टर ने रोदरी की हर बात मानी। लेकिन एस्टर के पास अपने पिता को लौटाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं थे। विंग क्रेस्ट असल में मैजिकल पावर का प्रूफ होता है, और जितने ज्यादा विंग्स उतनी ज्यादा मना। क्योंकि वो ड्यूकल हाउस में अकेला था जिसके पास विंग्स नहीं थे, उसके सिबलिंग्स उसे विंगलेस कहकर बुलाते थे। फिर भी एस्टर हर दिन सोड उठाकर प्रैक्टिस करता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी डिवोशन का फल मिलेगा। आखिरकार उसे और उसकी स्क्वाड को एक ऐसी मिशन पर भेजा गया जो फेल होना तय था। फिर भी वो समहाउ बच गया। अब वो घायल और थका हुआ है, लेकिन अपने पिता के खिलाफ उसके अंदर गहरी ग्रज है जिसने उसे डिस्कार्ड कर दिया। एस्टर रोदरी से कहता है कि उसने उस पर भरोसा किया और उसका साथ दिया, लेकिन बदले में उसने उसे धोखा दिया। रोदरिक उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि एक टूल होने के नाते वो किस चीज की उम्मीद कर रहा था, और उसे कहता है कि अब वो उसके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए चला जाए। लेकिन अंदर ही अंदर एस्टर गुस्से से जल रहा होता है और अपनी सोड लेकर रोदरी की तरफ दौड़ पड़ता है। वो खुद से नफरत करता है कि उसने रोदरिक का ब्लाइंडली फॉलो किया और खुद को पैथेटिक इडियट कहता है। एस्टर की सोड रोदरी पर लगती है, लेकिन उसे एक स्क्रैच तक नहीं आता। तभी अचानक पीछे से मोनो सोड उसे रोक लेती है और उसके पीछे 2 यंग मैन दिखाई देते हैं। उनमें से एक उसका लेफ्ट आर्म काट देता है, जबकि दूसरा उसका राइट लेग। एस्टर दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। पता चलता है कि ये दोनों उसके ही भाई हैं और वो उसका मजाक उड़ाते हैं जब वो स्नो में पड़ा होता है। कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा विंगलेस ही रहेगा। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जमीन पर रेंगते हुए वो कितना अच्छा लग रहा था। एस्टर गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और रोदरी से पूछता है कि जब वो बच्चा था तब उसे बचाने की क्या जरूरत थी, जब बाद में उसे छोड़ ही देना था। रोदरी झुककर कहता है कि एस्टर सब गलत समझ रहा है, क्योंकि उसने कभी उसे किसी काम के लिए रखा ही नहीं था। रोदरी बताता है कि उसे सिर्फ उस पावर की जरूरत थी जो एस्टर के अंदर मौजूद 7 विंग्स में छुपी हुई थी। एस्टर ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है और रोदरी आगे कहता है कि उसकी मदर भी यूजफुल थी, क्योंकि उसने वो सीड दिया जो उसके काम आ सके। ये कहकर रोदरी वहां से चला जाता है, एस्टर के दिमाग में कई सवाल छोड़कर। एस्टर अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे सब सच बताए, लेकिन उसके ब्रदर्स एक्साइटमेंट में उसकी पीठ में अपनी सोर्ड्स घोंपकर उसे खत्म कर देते हैं। जैसे जैसे उसकी कॉन्शियसनेस खत्म होने लगती है, एस्टर सोचता है कि अगर उसका जन्म सिर्फ बेकार मरने के लिए हुआ था तो उसके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था। अचानक सब कुछ वार्म हो जाता है और जब वो फिर से अपनी आंखें खोलता है तो खुद को थिक स्नो में पाता है। वो घबराकर चारों तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि वो एक बेबीज बॉडी में है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये बॉडी सच में उसकी है। उसके पास ही एक डेड वुमन पड़ी होती है जो उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। एस्टर अपनी सर्च पावर का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि आर्म्ड मैन उसे और उस डेड वुमन को ढूंढ रहे हैं। हैरानी की बात है,
वो सुनता है कि वे रॉड्रिक के लिए काम कर रहे हैं और उसे रिकवर करके रॉड्रिक के पास वापस ले जाना चाहते हैं। ये सुनते ही उसकी यादें झटके से लौट आती हैं, जब उसे बताया गया था कि उसे भी ऐसी ही एक बर्फीली रात में पाया गया था। अचानक एस्टर को एहसास होता है कि शायद वो पास्ट में वापस आ गया है, लेकिन वो अब भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता और सोचता है कि इसे बाद में कंफर्म करेगा, लेकिन पहले उसे भागना होगा। उसे पता है कि वहीं रुका रहा तो फिर से रोदरी के हाथों में चला जाएगा। भले ही वो एक बेबी है, एस्टर अपने हाथों में माना भरकर कठोर बर्फ में रेंगना शुरू कर देता है ताकि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल सके। मौसम बेहद हार्श है और वो पहले ही थक चुका है, फिर भी एस्टर रुकने का कोई इरादा नहीं रखता, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में भी वो हमेशा रेंगता ही रहा था और अब भी किसी भी हाल में सरवाइव करने के लिए वही करेगा। काफी दूर रेंगने के बाद वो बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में उसे हिफ्रेड ढूंढ लेता है, जो हाउस हिफ्रीड का हेड है, एक विकाउंट, अपनी बेटी के साथ। हाइफेड उसे अपने हाथों में उठाता है और हैरान होता है कि इतनी अजीब जगह पर एक बेबी कैसे है। वो बर्फ में बने एस्टर के ट्रेल को देखता है और समझ जाता है कि वो कितनी दूर से आया है, जिससे वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि एस्टर है कौन। जब एस्टर होश में आता है, वो खुद को कई छोटी लड़कियों के बीच पाता है जो उसके साथ खेलना चाहती है। एस्टर पैनिक कर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। डर के मारे वो वहां से कूदकर रेंगने लगता है, लेकिन लड़कियां उसके पीछे दौड़ती हैं और उसे रुकने को कहती हैं। एस्टर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उनसे दूर जाने के लिए लगातार रेंगता रहता है। अचानक वो अपनी मैजिक से खुद को हवा में उछाल देता है और जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। जैसे ही वो जमीन की तरफ गिरने लगता है और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता, तभी विकाउंट उसे पकड़ लेता है और उसे मिस्टीरियस चाइल्ड कहकर छेड़ता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, ये सोचकर कि वो अभी मर ही जाता। तभी एस्टर उस आदमी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो हिफ्रेड के हाथों में है, जो रोडेरिक डोमेन का विकाउंट है। एस्टर घबरा जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो फिर से एक एल्महाइम हाउस में पहुंच गया है। असल में हाइफ्रेड विकाउंट फैमिली का हेड है, जो एल्महाइम फैमिली की एक ब्रांच है। वो कभी उन 2 विंग्स में से एक था जिन्हें रॉयल फैमिली की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन एस्टर और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि हाइरीड को तो एक बेकार सिविल वॉर में मर जाना चाहिए था, जिससे पूरी विकाउंट फैमिली खत्म हो गई थी। इससे उसकी ये डर पक्का हो जाता है कि वो सच में पास्ट में वापस आ चुका है। लेकिन वो पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो रोदरी से भागना चाहता था और सीधे उसके भाई के पास पहुंच गया। हिफ्रेड की वाइफ भी एस्टर को अपनी बाहों में उठा लेती है और कहती है कि वो हैरान है कि एस्टर की मैजिक कंट्रोल से बाहर जाकर उसे आसमान में ले गई। वो समझ जाती है कि एस्टर डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था और उसे फॉरहेड पर किस करती है ताकि उसे लगे कि वो सेफ है। वो उसके गालों को सहलाती है, जिससे एस्टर थोड़ा शांत हो जाता है। हाइफेड अपनी वाइफ से कहता है कि एस्टर के पास जबरदस्त पावर है और उसकी पीठ पर बना क्रेस्ट इसका सबूत है। उसकी वाइफ उसे मिरर के पास ले जाती है ताकि क्रेस्ट देख सके और दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उसके पास 7 विंग्स हैं। एस्टर खुद भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके शरीर पर 7 विंग्स का क्रेस्ट है। तभी उसे याद आता है कि मरने से पहले रॉड्रिक ने क्या कहा था। एस्टर को आखिर समझ आता है कि उसने उसे इसलिए बचाया था ताकि उसके 7 विंग्स खुद ले सके। ये सोचकर एस्टर और ज्यादा गुस्से में भर जाता है क्योंकि पूरी पास्ट लाइफ में उसे विंगलेस कहा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोदरी ने उसका हक छीन लिया था। हाइफेड की वाइफ उससे पूछती है कि वो इस बच्चे के साथ क्या करने वाला है। जैसे ही एस्टर ये सुनता है, वो घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये पावर एल्महाइम फैमिली के हाथ लगे। उसे खुद इसे इस्तेमाल करके रॉड्रिक से बदला लेना है। हैरानी की बात है, हाइफ्रेड अपनी वाइफ से कहता है कि उन्हें एस्टर को अडॉप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और खुद से सरवाइव नहीं कर सकता। हाइफ्ड बताता है कि जब तक एस्टर खुद का ख्याल रखने लायक नहीं हो जाता, तब तक वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और लड़कियां गिरते हुए अंदर आ जाती हैं। ये साफ हो जाता है कि वो सब कुछ सुन रही थीं। लड़कियां मान लेती हैं कि वो एस्टर को लेकर वरीड थीं, इसलिए क्यूरियस हो गई थीं। वे खुशी से मुस्कुराती हैं क्योंकि अब उनके पास एक बेबी ब्रदर है। घर की महिला उसे एस्टर नाम देती है। इसके 10 साल बाद हिफ्रीड, एस्टर और उसकी एक बहन अल्फन सोर्ड डांस असेंबली में जाते हैं, जो हर साल एल्महाइम अम्ब्रेला के एक ड्यूक फैमिली द्वारा आयोजित होती है। ये असल में मार्शल आर्ट्स नोबल फैमिलीज का एक सोशल गैदरिंग है, जहां नोबल्स अपनी फेथ मजबूत करते हैं और सोर्ड्समैन कैंडिडेट्स की ताकत दिखाते हैं जो फैमिली नेम लेकर चलते हैं। जैसे ही हाइफ्रीड और उसके बच्चे वहां पहुंचते हैं, बाकी नोबल्स और स्पेक्टेटर्स तुरंत फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। लोग वाइकाउंट फैमिली का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वे फिर से खुद को एम्बैरस करने आए हैं।
उन्हें एस्टर के बारे में भी पता है, जिसे अडॉप्ट किया गया क्योंकि वे अपना हेयर पैदा नहीं कर सके। वे गुस्से में हैं कि विकाउंट फैमिली ने एल्महाइम फैमिली को कितना डिस्ग्रेस दिया है। एल्फिन ये सब सुन लेती है और एस्टर से कहती है कि स्ट्रांग रहे और इन बातों को दिल पर न ले। वो कहती है कि जो भी वीकनेस दिखाता है उसे कुचल दिया जाता है। ये कहते हुए एस्टर देखता है कि उसके हाथ गुस्से से कांप रहे हैं। हाइफेड भी एस्टर से कहता है कि जो वो देख रहा है वही विकाउंट फैमिली की असली पोजीशन है। वो कहता है कि वो उसे यही दिखाना चाहता था और पूछता है कि क्या वो इससे डिसअपॉइंटेड है, लेकिन एस्टर उसे भरोसा दिलाता है कि उसे इस हॉस्टाइल माहौल में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। हाइफ्ड ये सुनकर हंसता है और कहता है कि उसका एटीट्यूड काफी रियश्योरिंग है। अपनी पास्ट लाइफ में एस्टर ने सोशल सोसाइटी में डेब्यू किया था और एल्महाइम फैमिली के लिए डिस्ग्रेस बना था, इसलिए ये जगह उसके लिए बिटर मेमोरीज से भरी है। लेकिन अब वो पूरी तरह अलग इंसान है क्योंकि उसके 7 विंग्स वापस आ चुके हैं। एस्टर ऊपर देखता है और अपने उन्हीं भाइयों को देखता है जिन्होंने उसे मारा था, और अब वो एक ग्लोरियस सोशल डेब्यू के लिए तैयार है। ये वो ईरा है जहां नाइट्स राज करते हैं और ब्लेड की मास्टरी ही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इस दुनिया में अल्टीमेट सिंबल विंग क्रेस्ट है। बैल्कनी पर खड़े होकर ड्यूल्स देखते हुए एल्फेन कहती है कि सब कुछ कितना ओवरवेलमिंग है। उसे समझ आता है कि फुराइन और फ्लेयर क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ एस्टर को अपनी पास्ट लाइफ की ह्यूमिलिएशन याद आती है। एल्फेन उसे खोया हुआ देखकर उसका नाम पुकारती है और पूछती है कि क्या वो नर्वस है। वो कहती है कि अगर वो नर्वस है तो ये नॉर्मल है क्योंकि ये उसका पहला सोर्ड डांस फेस्टिवल है। एस्टर कहता है कि वो नर्वस नहीं है बल्कि नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, बल्कि ये सब उसके लिए लोथसम है। तभी हाइफेड बच्चों से कहता है कि उसे एक मीटिंग के लिए जाना होगा। वो एस्टर से कहता है कि वो अपनी बहन का ख्याल रखे, लेकिन एल्फेन प्रोटेस्ट करती है कि वो उससे 1 साल बड़ी है। एस्टर उसे टीज करता है कि वो क्लमजी है, इसलिए वही जिम्मेदार है। हाइफ्ड एस्टर से कहता है कि वहां उसकी उम्र के कई लोग हैं और वो फ्रेंड्स और कनेक्शंस बना सकता है, लेकिन धीरे से कहता है कि कोई भी उसके 7 विंग्स के बारे में न जाने। उसके जाने के बाद एस्टर मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वो सोचता है कि वो सोशलाइज कैसे करेगा जब सब उसके खिलाफ हैं। तभी एल्फैन उसे जाते हुए देखती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। एस्टर कहता है कि वो फ्रेंड्स बनाने जा रहा है और जल्द ही वो रॉड्रिक के बेटों के पास पहुंच जाता है। रेड हेड डैलस उससे पूछता है कि वो कौन है और एस्टर मुस्कुराते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो उसका छोटा भाई है। एस्टर कहता है कि उसने डैलस को बाहर से देखा था, इसलिए वो हेलो कहने आया। डैलस कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब उसका भाई जियोन बताता है कि एस्टर वही बच्चा है जिसे विकाउंट फैमिली ने अडॉप्ट किया था। जैसे ही डैलस को पता चलता है कि एस्टर कौन है, वह हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब उसे समझ आ गया कि एस्टर के नाम में रेगुलर ए इनिशियल्स की जगह एफ इनिशियल्स क्यों हैं। एस्टर चुप रहता है क्योंकि वह भूल नहीं सकता कि अपनी पास्ट लाइफ में इन दोनों ने उसे कैसे मारा था। एस्टर को यकीन नहीं होता कि वह अपनी पास्ट लाइफ में उनसे डरता था, लेकिन अब उन्हें देखकर उसे एहसास होता है कि वे बस कुछ बच्चे हैं जो ड्रेसअप खेल रहे हैं। तभी एल्फेन आती है और एस्टर से कहती है कि वह इन लोगों को अकेला छोड़ दे। वह उसे खींचकर ले जाने ही वाली होती है कि डैलस उसका नाम लेकर उसका भी मजाक उड़ाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह अभी भी अपने पिता के पीछे छिप रही है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह यहाँ आकर उनका साथ दे, जैसे वह कोई एस्कॉर्ट हो। एल्फेन आखिरकार मुड़कर डैलस से कहती है कि उसे उसकी किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं है। वह डैलस को याद दिलाती है कि मेन और ब्रांच फैमिलीज के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद एल्फेन फिर से एस्टर को खींचकर ले जाने की कोशिश करती है, जबकि एस्टर कहता है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई। डैलस बात को और बढ़ाते हुए एल्फिन का मजाक उड़ाता है और अपने गैंग से कहता है कि एल्फिन का पिता वही नाइट था जो किंग की रक्षा नहीं कर पाया और पनिशमेंट में रॉड्रिक ने उसका हाथ काट दिया था। डैलस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी नसों में किसी लूजर का खून नहीं बह रहा। एल्फेन इस इंसल्ट को सह नहीं पाती और वापस मुड़कर डैलस पर चिल्लाती है। उससे कहती है कि वह अपनी बात वापस ले क्योंकि वह अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। डैलस उसकी बेइज्जती और बढ़ाते हुए उस पर वाइन थूक देता है। डैलस कहता है कि वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुई है जहां सिर्फ बेकार औरतें हैं जो टाइटल इनहेरिट नहीं कर सकती। फिर वह जोड़ता है कि यह कोई बॉलरूम नहीं है और उसे अगली बार कुछ रैग्स पहनकर आना चाहिए ताकि जब वह भीग जाए तो कोई समस्या न हो। गैदरिंग में आने से पहले एस्टर को डर था कि डैलस और ग्री को देखकर भी उसे गुस्सा महसूस नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने अब भी किया उससे उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। एस्टर फिर डैलस का नाम लेकर उस पर वाइन की बोतल फेंकता है। जैसे ही डैलस उसे पकड़ता है, एस्टर अपनी तलवार से उसे बीच से काट देता है और वाइन डैलस के सिर पर गिर जाती है। डैलस हैरान रह जाता है और एस्टर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि बोतल में सिर्फ ग्रेप जूस था जो उसके जैसे ब्रैटी नोबल पर फिट बैठता है। 3 साल पहले एक ड्यूअल के दौरान एस्टर अपने पावर पर काबू खो बैठा था,
जिससे उसकी सिस्टर्स की जान लगभग चली गई थी। हिफ्रेड की इंटरवेंशन से ही एस्टर की इनक्रेडिबल पावर को रोका जा सका, और ये पहली बार था जब हाईफ्रीड ने 7 विंग्स को एक्शन में देखा। हाईफ्रीड सोचता है कि क्या इस पावर को वह या खुद एस्टर कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रेजेंट में हाईफ्रीड एक मीटिंग के बीच में होता है जब एक सर्वेंट भागते हुए आता है और बताता है कि कुछ गड़बड़ है। वे सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या हुआ, और वह बताता है कि ब्रांच फैमिली और मेन फैमिली के बेटे ड्यूअल कर रहे हैं। हाईफ्रेड यह सुनकर चौंक जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अल्फान से होती है और वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ फैमिली के एल्डर्स अरीना में पहुंच चुके होते हैं ड्यूअल देखने के लिए। अल्फान और हाईफ्रेड भी उनके साथ बैल्कनी पर खड़े होकर ड्यूअल देखने लगते हैं। एल्डर्स उत्साहित होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ड्यूअल के रिजल्ट के अनुसार सब कुछ कैओटिक हो सकता है। डैलस एस्टर को डांटता है और उसे फूल कहता है कि उसने ड्यूकल हाउस से लड़ाई चुनी। वह उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक हाफ ब्रीड है जो वाइल्ड में पैदा हुआ था। डैलस उससे पूछता है कि क्या वह इतना बेवकूफ है कि उनके बीच के पावर डिफरेंस को नहीं समझता, क्योंकि उसके पास 4 विंग क्रेस्ट है। लोग डैलस की पोटेंशियल देखकर हैरान होते हैं और मानते हैं कि यही वजह है कि वह ड्यूक एयर है। 2 तलवारें पकड़े हुए डैलस एस्टर को चिढ़ाता है और कहता है कि वह अपना क्रेस्ट दिखाए या फिर वह इसे दिखाने में शर्मिंदा है। एस्टर जवाब देता है कि वह उतना शर्मनाक नहीं है जितना वह जो एक मामूली पैटर्न को फ्लॉन्ट कर रहा है। डैलस ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन एस्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। एस्टर डैलस से कहता है कि अगर वह ड्यूअल जीत जाता है तो उसे अल्फेन से माफी मांगनी होगी, और डैलस इस बात से सहमत हो जाता है। लेकिन वह एस्टर से कहता है कि अगर वह जीत गया तो उसे अपना पर्सनल डॉग बना देगा। डैलस एस्टर की तरफ दौड़ता है और धमकी देता है कि जीतने के बाद उसे काम करते करते मार देगा। वह अपनी तलवार एस्टर पर घुमाता है, लेकिन एस्टर उस वार को रोक देता है। फिर भी उस अटैक की ताकत इतनी होती है कि एस्टर पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। डैलस फिर से हमला करता है और एस्टर से कहता है कि वह जो देख रहा है वह 4 विंग क्रेस्ट की ताकत है। वह लगातार वॉर करता रहता है, जिससे एस्टर को डिफेंसिव पोस्चर बनाए रखना पड़ता है। लड़ाई देख रहे एल्डर्स में से एक मानता है कि डैलस की स्वॉर्ड्समैनशिप इमेच्योर है, लेकिन वह अपनी ओवरवेलमिंग मैजिकल पावर से इसकी भरपाई कर लेता है। इसलिए क्रेस्ट रखने वालों को हमेशा एडवांटेज मिलता है। आसान एनालॉजी में अगर 1 विंग क्रेस्ट की मैजिक कैंडल की फ्लेम जैसी है तो 4 विंग्स की मैजिक किसी एक्सप्लोजन से कम नहीं है। डैलस दबाव बनाए रखता है, एस्टर को ओवरवेल्म करता है और पूछता है कि उसका शुरुआती एक्साइटमेंट कहाँ गायब हो गया। वह उसे याद दिलाता है कि क्या वह उसे माफी मांगने के लिए धमका नहीं रहा था। डैलस लगातार उसे चिढ़ाते हुए वार करता है और कहता है कि वह अपनी पावर दिखाए। कुछ ही पलों बाद डैलस एक ऐसा वॉर करता है जो उसके हिसाब से ड्यूअल खत्म कर देता, लेकिन एस्टर उस वॉर को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर एक ऑरा फैल जाती है। एस्टर डैलस को पीछे की तरफ उड़ा देता है और कहता है कि वह बहुत ज्यादा बोलता है। एस्टर पिछले 10 साल से सिर्फ इसलिए सीख रहा था ताकि उसे उन लोगों से बदला लेने का मौका मिले जिन्होंने उसके साथ गलत किया। एस्टर डैलस की तरफ छलांग लगाता है और एक जोरदार वार करता है जिससे डैलस अपना बैलेंस खो देता है। डैलस अपने घुटनों पर गिर जाता है और वॉर को रोकने की कोशिश करता है, जबकि जायॉन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका भाई पीछे धकेला जा रहा है। डैलस को यकीन नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह 4 विंग क्रेस्ट का मालिक है। फिर भी वह उस व्यक्ति से हार रहा है जिसे वह लो लाइफ कहता है। लड़ाई देख रहे सभी लोग शॉक में हैं क्योंकि डैलस खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एचपी हारिड को डर है कि हालात बहुत खराब हो सकते हैं। एस्टर पूरी तरह लड़ाई में डूबा हुआ है क्योंकि उसे याद आ रहा है कि उसकी पास्ट लाइफ में डैलस और ग्री ने उसका हाथ काटा था और फिर उसे मार दिया था। अपनी जिंदगी आंखों के सामने गुजरती देख डैलस भीख मांगने लगता है और एस्टर से रुकने के लिए कहता है। उसी समय विक काउंट भी चिल्लाता है और एस्टर से खुद को रोकने के लिए कहता है। दोनों के बीच की टक्कर एक बड़े एक्सप्लोजन में खत्म होती है और जब धुआं साफ होता है तो एस्टर ने डैलस की तलवार काट दी होती है। उसका वार डैलस के सिर से बस थोड़ा सा चूकता है और उसकी टांगों के बीच की तलवार पर लगता है। मौत के इतने करीब देखकर डैलस खुद पर काबू नहीं रख पाता और एस्टर उसका मजाक उड़ाता है जैसे उसने अल्फेन का उड़ाया था। वह उसे कहता है कि अगली बार रैग्स पहनकर आए ताकि भीगने से उसे फर्क न पड़े। एस्टर अपनी तलवार शीथ करता है और घोषणा करता है कि वह अब एस्टर द विंगलेस नहीं रहा। यह महसूस करते ही उसे राहत मिलती है। अचानक एस्टर को अपने पीछे एक जबरदस्त प्रेजेंस महसूस होती है। जब वह मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह उसका आर्च नेमेसिस रोड्रिक है। वहीं स्पेक्टेटर्स शॉक में हैं क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ब्रांच फैमिली का एस्टर मेन फैमिली के बेटे को हरा देगा, लेकिन वे जानते हैं कि हालात अब कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं क्योंकि रोड्रिक चुप नहीं बैठेगा। रोदरी अरीना में आता है और एस्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन एस्टर सिर नहीं झुकाता और उसकी आंखों में देखता रहता है। रोदरी उसके ऊपर टावरिंग करता है
फिर भी एस्टर अपनी ऑरा बनाए रखता है। डैलस अपने पिता को पकड़ता है, यह सोचकर कि वह उसकी मदद करेंगे। एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह वह अपने पिता से कहता है कि एस्टर ने मेन फैमिली को डिफाई किया है, जबकि वह एक हाफ ब्रीड है। डैलस अपने पिता से कहता है कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके एस्टर को सजा दें, लेकिन अचानक रोड्रिक अपनी तलवार डैलस के हाथ में घुसा देता है। वह उसकी हाथ को जमीन में तलवार के साथ दबा देता है और आखिरकार उसका राइट हैंड तोड़ देता है। यह सब देखकर जियोन सहित सभी लोग शॉक में रह जाते हैं और रोड्रिक डैलस को डांटते हुए कहता है कि उसने उनके फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। फिर भी वह मुस्कुरा रहा है। रोड्रिक अपनी तलवार निकालता है और हिफ्रेड समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वह चिल्लाकर रोड्रिक से रुकने को कहता है, लेकिन रोड्रिक अपनी तलवार उठाता है, अपने ही बेटे को काटने के लिए तैयार, यह कहते हुए कि उसमें तलवार पकड़ने लायक भी काबिलियत नहीं है। तभी एस्टर डैलस और उसके पिता के बीच कूद जाता है और रोड्री उससे पूछता है कि वह उसके जजमेंट में क्यों दखल दे रहा है। एस्टर जवाब देता है कि डैलस ने अभी तक अल्फेन से माफी नहीं मांगी, इसलिए वह मर नहीं सकता। वह रोड्रिक से कहता है कि अल्फेन से माफी मांगने के बाद वह डैलस के साथ जो चाहे कर सकता है। रोड्री गुस्से में कहता है कि एस्टर अडॉप्टेड होने के बावजूद खुद को फैमिली का सदस्य दिखाने की कोशिश कर रहा है। एस्टर जवाब देता है कि वह विकाउंट का बेटा है और भले ही खून का रिश्ता न हो, लेकिन नाइट का प्राइड और हाउसहोल्ड का वेट उसने अपने पिता से अच्छे से सीखा है। रोड्री इसे एस्टर के खिलाफ इस्तेमाल करता है और कहता है कि विक काउंट के हाउस के सदस्य होने के नाते उसने मेन फैमिली की रेपुटेशन को खराब किया है, जो किंग सोर्ड का प्राइड है। रोड्री कहता है कि जो अभी हुआ है वह कोई चाइल्डहुड स्क्वाबल नहीं है। वह एस्टर को याद दिलाता है कि हाइफ्रीड ने गलती करने पर अपनी बांह गंवाई थी। रोड्री उससे पूछता है कि वह क्या सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन एस्टर जवाब देता है कि यह कोई सिबलिंग क्वारल नहीं बल्कि एक लेजिटिमेट ड्यूअल था। एस्टर कहता है कि उसने सिर्फ हाउस ऑफ द विकाउंट के खिलाफ हुए इंसल्ट्स का जवाब अपनी ब्लेड से दिया है। वह रोड्री को उसकी ही बात याद दिलाता है कि जो खुद का बदला नहीं ले सकते उन्हें तलवार रखने का हक नहीं है। एस्टर साफ कर देता है कि वह अपने बाल का एक भी स्ट्रैंड छोड़ने का इरादा नहीं रखता। एक एल्डर जो अर्ल है एस्टर के करेज से हैरान रह जाता है और मानने से इनकार करता है कि एस्टर सिर्फ 10 साल का है। एस्टर की बात सुनकर रोड्री उसे स्टैंस लेने को कहता है और एस्टर तुरंत डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। रोड्री एक वार करता है जिससे एस्टर दीवार से टकरा जाता है और एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि एस्टर खत्म हो गया। हेफ्रेड गुस्से में अपने भाई पर तलवार लेकर झपटता है, लेकिन रोड्री उस अटैक को रोक देता है। हाइफ्रेड उसे नजरअंदाज करके एस्टर के पास दौड़ता है। धूल साफ होती है और वह जमीन पर एस्टर की टूटी तलवार देखता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एस्टर अभी भी खड़ा है, हाथ में तलवार का दूसरा हिस्सा लिए, खुद को बचाने के लिए तैयार। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही होती है और यह देखकर रोड्रिक बस मुड़कर चला जाता है। डैलस उसके पीछे पीछे जाता है। एस्टर आखिरकार अपना बैलेंस खो देता है, लेकिन हाइफ्रीड उसे पकड़ लेता है। अपनी आखिरी ताकत से एस्टर अपने पिता से कहता है कि उसने अल्फिन की रक्षा की, जैसा उसने वादा किया था। हाइफ्रेड एस्टर की तारीफ करता है और कहता है कि वह शानदार था। दूसरी तरफ एक एल्डर रोड्रिक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने चाइल्डिश मूव किया। रोड्रिक मान लेता है, लेकिन कहता है कि अगर उसने एस्टर को उसकी मर्जी करने दी होती तो फैमिली की रेप्यूटेशन खत्म हो जाती, इसलिए उसने एक छोटा कॉम्प्रोमाइज किया। एल्डर एस्टर को राइजिंग स्टार कहता है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह रोड्रिक के सामने खड़ा हो सका। एल्डर्स मानते हैं कि एस्टर ने सोसाइटी में सबसे बेहतरीन डेब्यू किया है। एक एल्डर कहता है कि उसे सच में डर था कि एल्महाइम फैमिली 2 हिस्सों में बंट सकती थी, लेकिन रोड्री कहता है कि अभी खुश होने का समय नहीं है क्योंकि एक बड़ा डिसरप्शन आने वाला है। वह इसे एक ऐसा स्टॉर्म कहता है जो दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में बांट सकता है। टेरिटरी लौटने के बाद एस्टर पूरी तरह ट्रेनिंग में डूब जाता है और अपने सभी स्पारिंग पार्टनर्स को आसानी से हरा देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। लोग मानते हैं कि स्वॉर्ड डांस असेंबली में जो हुआ वही उसकी मोटिवेशन बना। सर्वेंट्स और गार्ड्स भी खुश हैं क्योंकि एस्टर ने डैलस को हराया, क्योंकि मेन फैमिली काफी समय से उनकी जिंदगी मुश्किल बना रही थी। उसी समय एस्टर को पूरा भरोसा है कि असेंबली में उसने जो किया उससे वे सभी लोग चुप हो जाएंगे जो हमेशा विकाउंट फैमिली का मजाक उड़ाते थे। हालांकि उसका असली लक्ष्य अभी भी रोडेरिक ही है। वह जानता है कि अपने करंट लेवल पर वह रोडेरिक को नहीं हरा सकता, लेकिन वह यह भी जानता है कि विंग क्रेस्ट सिर्फ रैंक और लेटेंट मैजिक पावर का इंडिकेटर है। फिर भी एस्टर अभी तक 7 विंग्स की पावर को पूरी तरह बाहर नहीं ला पा रहा। ये जाना जाता है कि जन्म से कुछ होना या न होना मायने नहीं रखता अगर कोई अपनी पावर को पूरी क्षमता तक इस्तेमाल कर सके। एस्टर चाहता है कि वह 7 विंग्स की पूरी पावर को उसकी लिमिट्स तक टेस्ट कर सके, बिना इस डर के कि वह बेकाबू हो जाएगी।
पता ही नहीं चलता और वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स में सभी को हरा देता है। तभी अल्फेन आती है। वह एस्टर से कहती है कि उनके फादर उसे बुला रहे हैं और एस्टर तुरंत सब छोड़ देता है। जाते हुए वह देखता है कि उसकी सिस्टर ट्रेनिंग आउटफिट पहने हुए है। वह उसे चिढ़ाता है, याद दिलाते हुए कि उसने कहा था कि यह आउटफिट अच्छा नहीं है, इसलिए वह इसे पहनना पसंद नहीं करती। अल्फेन अपने भाई से कहती है कि हर चीज में बैलेंस जरूरी है और एस्टर को देखकर उसने सोचा कि वह ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। वह एस्टर से कहती है कि वापस आने के बाद उसे उसके साथ ट्रेनिंग करनी होगी और एस्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उस पर थोड़ा आसान रहे। कुछ ही देर बाद एस्टर अपने फादर के ऑफिस में पहुंचता है और उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। हाइफेड उसे बैठने के लिए कहता है और जब वह बैठता है तो हाइफेड उसे याद दिलाता है कि उसे फैमिली में आए लगभग 10 साल हो चुके हैं। उसके फादर कहते हैं कि वह चाहते थे कि वह थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। वह एक रेड जूल वाली रिंग निकालते हैं और एस्टर से कहते हैं कि यह नेक्स्ट हेड होने का प्रूफ है। हाइफेड उसे बताता है कि वह चाहता है कि एस्टर फैमिली का अगला हेड बने। ये सुनकर एस्टर कुछ नहीं कहता और हिफ्रेड उसे याद दिलाता है कि विकाउंट हाउस एक प्रिकेरियस पोजीशन में है, फिर भी वे एल्महाइम फैमिली की ब्रांच हैं और अपनी टेरिटोरी की रक्षा करनी है। इसलिए हाइफेड कहता है कि नेक्स्ट हेड की जगह खाली नहीं छोड़ी जा सकती। एस्टर अपने फादर से पूछता है कि क्या उसकी सिस्टर्स इससे ठीक हैं और हाइरीड कहता है कि वह नाइट एकेडमी जाकर उन्हें बताएगा। एस्टर कहता है कि उसे यकीन है कि उसकी सिस्टर्स मैल्फा और कूडो इससे सहमत नहीं होंगी, खासकर कूडो। एस्टर बताता है कि कूडो उससे नफरत करती है क्योंकि वह एक लड़का है और उसे 7 विंग्स का आशीर्वाद मिला है। एस्टर खड़ा होता है और कहता है कि वह नेक्स्ट हेड बनने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता। वह याद दिलाता है कि वह अपनी मैजिक भी कंट्रोल नहीं कर पाता और लगभग अपनी सिस्टर को मार चुका है। एस्टर अपने फादर से कहता है कि एक गुस्से में सिस्टर को कोई मना नहीं सकता। जैसे ही वह जाने लगता है, हाइफ्रेड कहता है कि उसे हमेशा शक रहा है कि एस्टर सच में एक बच्चा है या नहीं। हाइफ्रेड फिर बताता है कि उसने सोचा था कि रिंग सोर्ड डांस असेंबली के लिए अच्छा रिवॉर्ड होगी, लेकिन लगता है एस्टर कुछ और चाहता है। वह एक बॉक्स निकालता है और उसे खोलकर मैजिक सोर्ड ग्रैम दिखाता है जो एक डैगर जैसी है। हाइफेड एस्टर से कहता है कि यह वह तलवार है जो 7 विंग्स की पावर को कंट्रोल कर सकती है। ऑफिस की मीटिंग के बाद हाइफेड एस्टर को जंगल में ले जाता है। एस्टर हैरान होता है कि एक तलवार दिखाने के लिए उन्हें इतनी दूर आना पड़ा। हाइफेड उसे बताता है कि यह सिर्फ एक प्रिकॉशन है। वह जानता है कि एस्टर अक्सर चीजें तोड़ देता है, इसलिए ट्रेनिंग हॉल में इसे आजमाना सही नहीं होगा। हाइफेड बताता है कि ग्रैम एक मैजिक सोर्ड है जो सिर्फ एल्महाइम फैमिली के एल्डेस्ट सन को दी जाती है। वह कहता है कि उसने खास तौर पर इसे मेन हाउस से मंगवाया है। हाइफेड तलवार को ढकने वाला कपड़ा हटाता है और एस्टर देखकर चौंक जाता है कि यह बस एक छोटी बेस वाली तलवार है। हाइफेड एस्टर से कहता है कि भले ही इसमें ब्लेड नहीं है, लेकिन अगर वह इसमें मैजिक पावर डाले तो ब्लेड को उसकी अपनी मैजिक से पूरा किया जा सकता है। हाइफेड उसे इसका एग्जाम्पल दिखाता है अपनी मैजिक पावर रिलीज करते हुए, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देती है। इससे जमीन में एक बड़ा क्रेटर बन जाता है और हाइफ्रेड एस्टर से कहता है कि अगर कोई इस तलवार से मैजिक को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो वह खुद ही ड्रेन हो जाएगा। हाइफेड बताता है कि यह बहुत हिस्ट्री वाली तलवार है और वह एस्टर से पूछता है कि क्या वह इसे आजमाना चाहता है। एस्टर तलवार उठाता है और उसे इस्तेमाल करता है। उसकी हैरानी के लिए उसका माना अपने आप तलवार में बहने लगता है और यह एक जबरदस्त ब्लास्ट को आसमान में भेज देता है। एस्टेट में मौजूद लोग यह देखते हैं और एक गार्ड सोचता है कि कोई कॉमेट आसमान से गिर रहा है, लेकिन उसका साथी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि कुछ ऊपर गया है, नीचे नहीं गिरा। वह आदमी मानने को तैयार नहीं होता। तभी अल्फेन बीच में बोलती है और कहती है कि यह फिनोमेनॉन एस्टर की वजह से हुआ होगा। जंगल में वापस एस्टर तलवार की ताकत देखकर हैरान है, लेकिन हिफ्रेड उसे ठीक करता है और कहता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी तलवार नहीं बल्कि उसकी मैजिक है। वह बताता है कि एल्महाइम फैमिली के इतिहास में कभी भी किसी के पास 7 विंग क्रेस्ट नहीं रहा। हिफ्रेड मानता है कि एस्टर अपनी पावर को मास्टर कर ले तो रोडेरिक से भी आगे निकल सकता है, लेकिन यह पावर इतनी बड़ी है कि यह कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकती है। वह एस्टर को बताता है कि अगर लोगों को उसके 7 विंग्स के बारे में पता चला तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। कुछ लोग उसे एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे और कुछ उसे न्यूसेंस कहकर मारना चाहेंगे। हाइफेड एस्टर से कहता है कि वह अभी से मजबूत बन जाए ताकि ऐसा कुछ न हो। एस्टर अपने फादर से सहमत होता है क्योंकि वह अपनी पिछली जिंदगी की तरह मिजरेबल लाइफ नहीं जीना चाहता। एस्टर अपने फादर को गिफ्ट के लिए धन्यवाद देता है और वादा करता है कि वह 7 विंग्स और इस तलवार दोनों को मास्टर करेगा। 3 दिन बाद कूडो और माल्फा नाइट एकेडमी से वापस आते हैं। कूडो अपना हाथ फैलाकर खड़ी होती है, उम्मीद करते हुए कि उसकी छोटी सिस्टर्स उसके पास आएंगी, लेकिन वे उसे नजरअंदाज करके मल्फा के पास चली जाती हैं। कूडो हैरान हो जाती है और जब वह उनसे पूछती है
तो वे कहती हैं कि वह हमेशा उनके बाल खराब कर देती है, लेकिन कूडो मानने को तैयार नहीं होती कि वह ऐसा करती है। तभी वह अल्फेन को देखती है और उसे गले लगाने दौड़ती है और वही करती है जो वह कहती थी कि वह नहीं करती, यानी अल्फेन के बाल बिगाड़ देती है। माल्फा अपने पेरेंट्स से पूछती है कि एस्टर कहाँ है। हाइफ्रीड बताता है कि एस्टर कहाँ है और कूडो तुरंत उस पर ध्यान देती है। दूसरी तरफ एस्टर अभी भी तलवार को कंट्रोल करने में संघर्ष कर रहा है। वह एक्सेसिव मैजिक पावर लॉस झेल रहा है और सोचता है कि वह अपने फादर जैसा कैसे बने। उसी समय कूडो अपनी तलवार के साथ आती है और एस्टर से कहती है कि इस बार उसने खुद को भी पार कर दिया है। एस्टर हैरान हो जाता है कि उसकी सिस्टर वापस आ गई है और कूडो उसे डांटती है कि वह उसे वेलकम करने क्यों नहीं आया। कूडो उससे पूछती है कि क्या वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह खुद को स्पेशल समझता है। वह एस्टर को बताती है कि सोर्ड डांस असेंबली की बात नाइट एकेडमी में रूमर्स के रूप में फैल चुकी है। एस्टर जवाब देता है कि वही बात उसकी सिस्टर पर भी लागू होती है, क्योंकि उसने सुना है कि ट्रेनी होने के बावजूद उसने कई मिशंस पूरे किए हैं। इसके अलावा कूडो उस साल ऑनररी नाइट मेडल पाने वाली अकेली नाइट थी। कूडो कहती है कि ये कम से कम वह कर सकती है, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो वह अपने फादर की सक्सेसर नहीं बन पाएगी। फिर वह कहती है कि उसने सुना है एस्टर ने सक्सेसर बनने का ऑफर ठुकरा दिया। वह उससे पूछती है कि क्या उसने यह उसके लिए किया। अंदर ही अंदर एस्टर खुश नहीं है कि हाइरीड ने यह बात उसे बता दी, क्योंकि इससे उसे बेवजह परेशानी होगी। आखिरकार एस्टर कहता है कि उसे लगा कि वह अभी इस लायक नहीं है, इसलिए उसने मना किया। कूडो एक पेड़ की तरफ जाती है और कहती है कि एस्टर और हिफ्रेड कितने स्पाइटफुल हैं, जबकि वे जानते हैं कि हाउस का हेड बनना उसका सपना है। अचानक वह अपनी तलवार से पेड़ को काट देती है और उसे एस्टर की तरफ फेंक देती है। एस्टर मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है और अपनी सिस्टर पर चिल्लाता है, पूछता है कि वह आखिर क्या कर रही है। कूडो एस्टर से कहती है कि काफी समय हो गया है जब उन्होंने स्पार किया था, इसीलिए वह उसे एक टेस्ट देने वाली है। वह उसे बताती है कि अगला अटैक सीधे उस पर होगा। एस्टर अपनी सिस्टर से शांत होने को कहता है, क्योंकि जो तलवार वह इस्तेमाल कर रहा है वह अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन कूडो उसे बताती है कि बैटलफील्ड में एनिमी के सामने वह ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे पाएगा। कूडो कहती है कि नाइट का कोड है कि हमेशा बैटल के लिए तैयार रहो, और वह तुरंत ऑफेंसिव पोजीशन ले लेती है। वह एस्टर से कहती है कि अगर वह पीछे हटता रहा तो वह उसे खत्म भी कर सकती है। एस्टर हैरान है क्योंकि वह अभी भी अपनी मैजिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसकी सिस्टर पहले ही अटैक कर रही है। साथ ही उसे पता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसे सीरियसली नहीं लिया तो वह सच में उसे मार सकती है। कुछ देर बाद भी एस्टर और कूडो की लड़ाई जारी रहती है। कूडो एस्टर की तारीफ करती है कि वह बेहतर हो गया है क्योंकि वह उसके साथ कदम मिला पा रहा है, जबकि उसने नाइट एकेडमी में अपनी स्किल्स को और रिफाइन किया है। लेकिन वह उसे ट्रोल करते हुए कहती है कि उसकी तलवार बहुत पैथेटिक है और उसकी मैजिक कंट्रोल पूरी तरह लैकिंग है। कूडो एक बार से उसे दूर फेंक देती है और एस्टर मानता है कि उसकी सिस्टर हमेशा की तरह रिलेंटलेस है। उसे याद आता है कि वह बचपन से ही ऐसी रही है। वह सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह विक काउंट हाउस का इकलौता मेल है जिसके पास सक्सेशन का अधिकार है। साथ ही वह यह भी नहीं जानता कि क्या यह इसलिए है क्योंकि उसके पास 7 विंग क्रेस्ट है जो सबसे सुपीरियर है। एस्टर उसे एक लिविंग स्टॉर्म की तरह कंपेयर करता है क्योंकि वह हर छोटी बात पर ड्यूअल के लिए चैलेंज करती है और दुनिया को अनफेयर कहती है। असल में कूडो उसका नेचुरल एनिमी है। कूडो फिर से उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है कि वह हाउस का नेक्स्ट हेड बनने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ माल्फा दोनों को लेकर परेशान है और वह अपने फादर का ध्यान इस तरफ दिलाती है। वह उनसे पूछती है कि क्या वे उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि उनमें से कोई मर भी सकता है। हाइफ्री माल्फा से कहता है कि वे अपने तरीके से राइवल्स हैं और भले ही थोड़े रेकलेस हों, लेकिन वह भरोसा करता है कि बात इतनी आगे नहीं बढ़ेगी कि किसी की जान चली जाए। माल्फा कहती है कि वह ऐसा ही उम्मीद करती है और फिर अपने फादर से पूछती है कि उन्होंने उन्हें नाइट एकेडमी से वापस क्यों बुलाया। उसे यकीन है कि यह सिर्फ सक्सेशन की बात नहीं है। हाइफ्राइड इसकी पुष्टि करता है और एक लेटर निकालता है जिसे देखकर माल्फा चौंक जाती है। यह एल्महाइम मेन हाउस से आया समन्स होता है। वह माल्फा से कहता है कि हाउस को लीड करने वाले एल्डर्स शायद अपने ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं। माल्फा यह सुनकर राहत महसूस करती है, लेकिन हाइफेड उसे बताता है कि वर्स्ट केस में वे एस्टर को खो भी सकते हैं। जंगल में वापस एस्टर अपनी सिस्टर से कहता है कि वह उसकी बात समझने की कोशिश करे क्योंकि उसने सक्सेशन का ऑफर पहले ही ठुकरा दिया है। वह कहता है कि उनके फादर ने उसे इसके बारे में बताया होगा, लेकिन कूडो बताती है कि हाइफ्रेड अभी भी उसकी बात से सहमत नहीं है। एस्टर खुद को कूडो के ओवरवेलमिंग अटैक को रोकने की कोशिश करता हुआ पाता है, जिसे वह ऐसे कंपेयर करता है जैसे कोई ट्रोल जायंट
मैलेट घुमा रहा हो। एस्टर लगभग कट जाता है, लेकिन वह कूडो की तलवार को साइड में मोड़ देता है। वह उस पर चिल्लाता है कि वह उसकी बात सुने, लेकिन कूडो उसे एक ब्लंट स्ट्राइक मारती है जो इतनी पावरफुल होती है कि उसके अंदरूनी हिस्से हिल जाते हैं। एस्टर खून खांसता है और समझ जाता है कि उसकी सिस्टर काफी स्ट्रांग। कूडो उसे समझाती है कि अगर वह सिर्फ तलवार चला सकता है तो वह थर्ड रेट है, अगर वह सिर्फ मैजिक संभाल सकता है तो वह सेकंड रेट है, और जब वह तलवार और मैजिक दोनों को मास्टर कर लेगा तभी वह फर्स्ट रेट बनेगा। कूडो उसे बताती है कि वह उससे डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि विंग क्रेस्ट का फर्क इस बात को दिखाता है कि कोई कितना माना हैंडल कर सकता है। असल में वन विंग का फर्क लगभग 3-fold पावर गैप होता है, यानी मैजिकल आउटपुट और स्टैमिना के मामले में कूडो को एस्टर से कमजोर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 विंग्स हैं। इसी वजह से कूडो एस्टर को डांटती है और कहती है कि उसे उसके सभी अटैक्स सहने चाहिए थे, लेकिन वह वापस अपनी सोर्ड्समैनशिप पर भाग गया। कूडो एस्टर से पूछती है कि क्या वह अपनी पावर पर इतना डिस्ट्रस्ट करता है या फिर उसे डर है कि वह फिर से बर्जर्क हो जाएगा जैसे कुछ साल पहले हुआ था। यह सुनते ही एस्टर को एहसास होता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि वह 7 विंग्स की पावर से डरता है। वह सोचता है कि शायद वह अनजाने में अपनी पावर को लिमिट कर रहा था, इसलिए ब्लेड अनस्टेबल लग रही थी। असल में वह डर के कारण अपनी मैजिक को जबरदस्ती दबा रहा था कि कहीं वह बेकाबू न हो जाए। कूडो एस्टर से कहती है कि उसके पास वह सब कुछ है जो वह हमेशा चाहती थी, और वह उस पर झपटती है। उसे कहती है कि अगर वह इतना डरता है तो अपनी सारी पावर उसे दे दे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि एस्टर आसानी से उसे अपनी मैजिक पावर से पीछे धकेल देता है। कूडो भी यह देखकर हैरान हो जाती है और एस्टर उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि उसने उसकी आंखें खोल दी। एस्टर बिना ब्लेड बनाए उसकी तरफ दौड़ता है, जिससे कूडो सोचती है कि शायद उसका माना खत्म हो गया, लेकिन वह इस सोच को तुरंत खारिज कर देती है। एस्टर के अंदर 7 विंग्स की वजह से लगभग इन्फिनिट मैजिक है। भले ही वह इसे पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया है, लेकिन वह सारी मैजिक को एक ही इम्पैक्ट में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। उसी समय वह वार करता है, लेकिन कूडो उसे ब्लॉक कर देती है और कहती है कि चलते चलते ऐसा सोचना काबिले तारीफ है। एस्टर अपनी सिस्टर से कहता है कि वह अपनी सेकंड लाइफ, अपनी पावर, अपनी सोर्ड और अपने फैमिली को बर्बाद नहीं करेगा। वह बताता है कि उसने इन्हें पाने के लिए पहले बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए वह इन्हें नहीं छोड़ेगा। कूडो समझ नहीं पाती कि एस्टर सेकंड लाइफ की बात क्यों कर रहा है। अचानक एस्टर उसकी तरफ छलांग लगाता है और कूडो काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाती है। तभी एस्टर गायब हो जाता है, और जब वह फिर दिखाई देता है तो वह कहता है कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। वह कूडो पर जोरदार वार करता है और कूडो को लगता है जैसे तलवार उसके शरीर के बीच से गुजर गई हो और वह 2 हिस्सों में कट गई हो। बाद में कूडो अपने कमरे में जागती है और हैरान होती है कि वह वहां कैसे पहुंची। माल्फा उसके कमरे में होती है और उसे वापस आने पर वेलकम करती है। कूडो को याद आता है कि वह ड्यूअल में थी और वह माल्फा से पूछती है कि क्या हुआ। माल्फा बताती है कि एस्टर उसे उठाकर एस्टेट में लाया था, क्योंकि ड्यूअल के दौरान वह बेहोश हो गई थी। एस्टर को लगा कि सफर की थकान उस पर हावी हो गई थी, लेकिन कूडो इससे सहमत नहीं होती। उसे ड्यूअल का वह पल याद आता है जब लगा था कि एस्टर ने उसे काट दिया। उसे समझ आता है कि एस्टर ने इम्पैक्ट से पहले ही अपना माना ब्लेड हटा लिया था। जो उसने महसूस किया वह सिर्फ मैना का रेसिड्यू था जो उसके शरीर से गुजरा था। वह राहत की सांस लेती है कि एस्टर उसे मारने वाला नहीं था, क्योंकि वे सिबलिंग्स हैं, लेकिन उस पल उसे सच में लगा था कि एस्टर उसे मार देगा। कूडो इस बात को नहीं भूल पाती कि उसका भाई काफी स्पाइटफुल है, भले ही वह उससे छोटा हो। वह अपनी तलवार उठाती है और पूछती है कि एस्टर कहाँ है, क्योंकि ड्यूअल अभी खत्म नहीं हुआ। माल्फा उसे चौंका देती है और कहती है कि एस्टर अब एस्टेट में नहीं है। कूडो हैरान होती है और माल्फा बताती है कि मेन हाउस से एस्टर के लिए समन्स आया था, इसलिए वह कुछ देर पहले अपने फादर के साथ चला गया। यह सुनकर कूडो शॉक में आ जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उसी समय एस्टर और हाइफ्रेड कैरेज में मेन हाउस की ओर जा रहे होते हैं। हाइफ्रेड उसे बताता है कि वे जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं वे एल्महाइम हाउस को शैडोज से सपोर्ट करने वाले एल्डर्स हैं। वह बताता है कि वे मेन और ब्रांच फैमिलीज के फॉर्मर हेड्स हैं, यानी एल्महाइम हाउस के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग। हाइफ्रेड एस्टर को भरोसा दिलाता है कि रिटायर होने के बावजूद भी वे कंट्रोल में हैं, इसलिए उन्हें शैडो रूलर्स कहा जाता है। हाइफ्रेड एस्टर को बताता है कि इन रूलर्स ने उसे अडॉप्ट करने के दिन से अब तक एस्टर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिससे वो खुद भी कंफ्यूज है कि अचानक उन्होंने उसे क्यों बुलाया है। एस्टर अपने फादर से कहता है कि शायद ये सब सोर्ड डांस फेस्टिवल में जो हुआ उसकी वजह से है। वो आगे कहता है कि उसने सुना है एल्महाइम एल्डर्स फैमिली की प्रेस्टीज को गोल्ड या अपनी जान से भी ज्यादा वैल्यू करते हैं। अपेरेंटली जो भी इस इमेज को खराब करता है उसे केज में डालकर बीस्ट्स का खाना बना दिया जाता है। हाइफ्रेड शॉक हो जाता है कि एस्टर को ये सब कैसे पता है और पूछता है उसने ये कहाँ सुना। एस्टर नर्वस जवाब देता है जो सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, फिर रिवील करता है कि उसने पनिशमेंट या कम से कम एग्जाइल के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है। हाइफ्रेड उससे पूछता है कि
कि क्या वो बिना गुड बाय बोले जाने के लिए सच में रेडी है, और एस्टर उसे अश्योर करता है कि हाँ, वो तैयार है। वो बताता है कि उसने तो सिस्टर्स के आने के मोमेंट से ही जाने का प्लान बना लिया था। इसके अलावा उसे पूरा यकीन है कि कूडो को उसका आसपास रहना पसंद नहीं, क्योंकि वो उसे इरिटेट करता है। मतलब उसके जाने के बाद वो आराम से रह पाएगी। एस्टर ये भी जोड़ता है कि कूडो की वजह से ही उसने फाइनली ग्रेहम को हैंडल करना सीख लिया है, और अब उसे यकीन है कि वो पहले से ज्यादा 7 विंग्स पावर निकाल सकता है। वो अपने फादर से कहता है कि अब से वो किसी भी हालत में उसकी मदद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो खुद सर्वाइव करने के लिए तैयार है। अचानक कूडो कैरेज की विंडो के पास आकर एस्टर से कहती है कि वो सबसे छोटा है, इसलिए उसे इतना हाई एंड माइटी एक्ट करने की जरूरत नहीं है। एस्टर अपनी सिस्टर को देखकर शॉक हो जाता है, जो कैरेज से ऐसे लटक रही होती है जैसे कोई बग हो। कूडो जोर से डोर खोलती है और एस्टर हैरान रह जाता है कि रेड हेड इतनी दूर दौड़कर उनके पीछे आई है। कूडो उसे स्कोल्ड करती है, कहती है कि बिना एक शब्द बोले अपनी सिस्टर को छोड़ देना बहुत क्रूअल है। वो बताती है कि उसने सुना है एस्टर को मेन हाउस के ग्रेट एल्डर्स ने समन किया है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसे और माल्फा को तो कभी बुलाया भी नहीं गया। हाइफेड कूडो से कहता है कि वो उसे मेन हाउस साथ नहीं ले जा सकता, और वो मानती है कि उसे ये पता है, इसलिए उनके फादर ने उन्हें एकेडमी से वापस बुलाया ताकि वो उसकी गैर मौजूदगी में सब संभाल सकें। कूडो आगे कहती है कि वो जानती है ये समन्स मतलब सिचुएशन बहुत डेंजरस है, और माल्फा ने तो यहाँ तक कहा कि शायद एस्टर वापस भी ना आए। एस्टर सिचुएशन को हल्का दिखाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो बस बात करने जा रहा है, पर अंदर ही अंदर उसे पता है कि सेफ रिटर्न गारंटीड नहीं है। फिर कूडो कहती है कि उसे एस्टर से नफरत है क्योंकि वो बॉय है, उसके पास 7 विंग्स हैं, उसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है जबकि वो बड़ी है, और वो ग्रोन अप जैसा एक्ट करता है जबकि वो उसका छोटा भाई है। कूडो मानती है कि उसे ये सब नापसंद है, लेकिन वो ये फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकती कि एस्टर उसका फैमिली है। कूडो एस्टर से कहती है कि चाहे वो कितना भी टफ और मैच्योर एक्ट करे, वो उसका लिटिल ब्रदर ही रहेगा। वो उसे कहती है कि वो जरूर एस्टेट वापस आए, क्योंकि वो अभी भी उससे ड्यूएल करना चाहती है। जाते वक्त वो कहती है कि अगली बार वो उसे आसानी से नहीं हराने वाली। वो कैरेज से जंप करके उतर जाती है और एस्टर उसे जाते हुए देखता है, सोचता है कि वो आखिर कहने क्या आई थी। फिर भी वो उसके लिए थैंकफुल होता है और चुपचाप ये फैसला करता है कि वो फैमिली के पास वापस लौटेगा। कूडो कैरेज के पीछे खड़ी होकर उसे दूर जाते हुए वेव करती है, दिखाते हुए कि वो अपने लिटिल ब्रदर की कितनी परवाह करती है। कुछ देर बाद वो मेन हाउस पहुंचते हैं, जहां आर्म्ड गार्ड्स उनका स्वागत करते हैं। वो हाइफ्रेड से कहते हैं कि एल्डर्स अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं, और हाइफ्रेड कहता है कि उसे रास्ता पता है, एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन गार्ड्स बताते हैं कि उन्हें ऑर्डर मिला है कि वो हाइफ्रेड और एस्टर को वेटिंग रूम तक लेकर जाएं। इससे हाइफ्रेड कंफर्म करता है कि उन्हें यहाँ अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ अच्छा समय बिताने के लिए नहीं बुलाया गया है। फिर भी ये सब उसे उस आखिरी बार की याद दिलाता है जब वो घर आया था। जैसे ही वो लॉबी से गुजरते हैं, हाइफ्रेड एस्टर को समझाता है कि वो अपना कूल ना खोए, क्योंकि आज गुस्सा करना उसके लिए सबसे बुरा दिन होगा। एस्टर जवाब देता है कि वो खुद को कंट्रोल में रखेगा जब तक वो लोग कुछ ऐसा ना कहें या करें जिससे उसे गुस्सा आए। हाइफ्रेड इससे अग्री करता है और बताता है कि इसी वजह से वो उसे पहले ही वार्न कर रहा है, क्योंकि जिस इंसान से वो मिलने वाले हैं वही असली प्रॉब्लम है। जैसे ही वो बताने लगता है कि वो कौन है, एस्टर ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मौजूद लोगों को देखकर पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, और हाइफ्रेड को उसे रियलिटी में वापस लाने के लिए उसका नाम पुकारना पड़ता है। दरवाजे तक पहुंचने पर दोनों को अपने वेपन सरेंडर करने पड़ते हैं। जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, एल्डर उनका स्वागत करता है और हाइफ्राइड को टीज करता है कि वो पिछले 10 साल से घर क्यों नहीं आया। हाइफ्राइड तुरंत झुककर उस बूढ़े आदमी को रिस्पेक्ट देता है, जिसे वो अपना ग्रेट ग्रैंडफादर, हाउस का 6th हेड कहकर संबोधित करता है। एस्टर को फाइनली समझ आता है कि पीछे से सब कंट्रोल कौन कर रहा था, उसका ग्रेट ग्रैंडफादर ज़ेनस एल्महाइम। एस्टर ये भी समझता है कि वहाँ मौजूद बाकी लोग भी हैवी वेट्स हैं, जिनके पास एल्महाइम के फैसलों की असली पावर है। एक नजर में वो देखता है कि सोर्ड डांस असेंबली के कुछ लोग वहाँ हैं, लेकिन उसे हैरानी होती है कि रोदरी मौजूद नहीं है। जेनिस उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देख लेता है और बताता है कि रोदरी वहाँ नहीं है। वो रिवील करता है कि रोदरी रॉयल फैमिली के सीधे अंडर नाइट्स का लीडर है, इसलिए उसके पास इन मीनिंगलेस मीटिंग्स के लिए टाइम नहीं है। बदले में जीनस और बाकी ओल्ड फार्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालते हैं। एस्टर को याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में उसने जेनिस को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने कभी उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब वो क्लियरली देख सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट लोगों को एक मीटिंग में इकट्ठा कर सकता है। चिफ फिर जेनिस से पूछता है कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, और जेनिस जवाब देता है कि उसे यकीन है कि वो खुद ही समझ गया होगा। जेनिस कहता है कि उसने सुना है एस्टर ने सोर्ड डांस फेस्टिवल में काफी बड़ा सीन क्रिएट किया था। इससे एस्टर का सस्पिशन कंफर्म हो जाता है कि उसे उसी वजह से बुलाया गया है। हाइफेड जीनस से कहता है कि रोदरी को ये मामला खुद ही सेटल करना चाहिए था। रूम में मौजूद एल्डर्स कहते हैं कि रोदरी ने जो किया वो सिर्फ पब्लिक के लिए एक शो था, और इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि एल्महाइम का नाम खराब हो चुका है। उनमें से एक कहता है कि एस्टर को, जो अननोन ओरिजिन से अडॉप्टेड है, फैमिली गैदरिंग में बुलाना शुरू से ही एक गलती थी। वो हाइफेड से कहते हैं
कि अगर वो हार्मलेस रहता तो वो उसे इग्नोर कर देते, लेकिन जैसे ही उसने मेन फैमिली के खिलाफ अपने फैंग्स दिखाए, सब कुछ बदल गया। जेनिस कहता है कि सही फैसला एस्टर को एग्जाइल करना है, लेकिन वो हाइफ्राइड को ये भी बताता है कि उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। इसी वक्त एस्टर खड़ा होकर एल्डर्स पर चिल्लाने लगता है, कहता है कि जो कुछ हुआ वो उसी ने किया और उसका उसके फादर से कोई लेना देना नहीं। एस्टर पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन तभी वो साइड में देखता है कि उसका फादर कुछ भी नहीं कहता। वो बोलना बंद कर देता है, ये सोचते हुए कि उसके फादर के साथ क्या गलत है। एल्डर्स उसे डांटते हैं, कहते हैं कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि उसने एडल्ट्स की बात में दखल देने की हिम्मत की। फिर जेनिस खड़ा होकर कहता है कि इस रूम में हर कोई हाउस का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है, लेकिन वो ये भी रिवील करता है कि नाइट्स कोई एकजुट ग्रुप नहीं है, क्योंकि शैडोज में और भी लोग हैं जो टॉप पोजीशन छीनने का मौका ढूंढ रहे हैं। जेनिस कहता है कि इसमें इस रूम में मौजूद लोग भी शामिल हैं। वो एस्टर के पास आता है और कहता है कि उन्हें प्रूफ चाहिए कि वो हाउस के लिए खतरा नहीं है। फिर जेनिस एक सोर्ड निकालता है और हाइफ्रीड को दे देता है। वो उसे याद दिलाता है कि जब वो किंग को प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ था तब क्या हुआ था, जिससे फैमिली का नाम मिट्टी में मिल गया था। पता चलता है कि इसी रूम में उसने रॉड्रिक को अपना हाथ काटने दिया था। इस बार जेनिस हाइफ्रेड से कहता है कि वो अपनी लॉयल्टी साबित करे, एस्टर का सिर काटकर। जेनिस हाइफ्रेड को अश्योर करता है कि अगर वो ऐसा करता है तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि हाइफ्रेड साफ कह देता है कि उसे एस्टर की जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाइफ्रेड उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो अपने ही बच्चे को मारने से बेहतर अपनी जान दे देगा। ये सुनकर एस्टर शॉक हो जाता है और जीनस कहता है कि अब हाइफ्रेड को मरना पड़ेगा क्योंकि उसने एस्टर को मारने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जेनिस ये भी डिक्लेयर कर देता है कि हाइफ्रेड के पूरे हाउस का अंत हो जाएगा क्योंकि उसके बच्चों तक को मार दिया जाएगा। तभी एस्टर ठंडी आवाज में जीनस से पूछता है कि आखिर वो किस चीज से इतना डर रहा है। जेनिस कंफ्यूजन में मुड़कर देखता है और एस्टर आगे कहता है कि वो सब ग्रोन मैन हैं जो डर के मारे एक साथ बैठे हैं, जो काफी पैथेटिक है। एस्टर जेनिस से कहता है कि अगर वो उससे इतने डरते हैं कि वो वापस आकर उन्हें हंट करेगा तो वो उसे एग्जाइल कर सकते हैं। तभी एस्टर अपनी शर्ट उतार देता है और अपने 7 विंग्स दिखाता है ताकि सबको पता चल जाए कि अगर उन्होंने उसके फैमिली को छुआ तो उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा। पूरा रूम शॉक में जम जाता है और अंदर ही अंदर एस्टर अपने फादर से माफी मांगता है क्योंकि उसे चुप रहने को कहा गया था, फिर भी वो नहीं रह सका। उसकी पीठ पर चमकते क्रेस्ट्स के साथ एस्टर सबको कहता है कि उसे दुश्मन बनाने से पहले 2 बार सोच लें। एल्डर्स और गार्ड्स अपनी आंखों के सामने जो देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहते और कुछ तो इसे फेक तक मान लेते हैं क्योंकि सैकड़ों सालों में पहली बार ये किसी ह्यूमन बॉडी पर दिखाई दिया है। जेनिस ठंडी आवाज में एस्टर से पूछता है कि क्या उसे अपने मार्क का वजन समझ में आता है। एस्टर उसे भरोसा दिलाता है कि हाँ, क्योंकि उसने सुना है कि जितने ज्यादा विंग्स होते हैं लोग उतने ही ज्यादा हैरान होते हैं। अर्ल जो अपनी सीट पर बैठा रहता है ये सुनकर जोर से हंसता है, लेकिन तुरंत माफी मांगकर उन्हें अपना ड्रामा जारी रखने को कहता है। जेनस फिर समझाता है कि क्रेस्ट एक ऑर्गन होता है जो मैजिकल पावर जनरेट करता है, जिसे एंशिएंट टाइम्स में स्पिरिट्स ने ह्यूमंस को दिया था। ह्यूमंस ने जनरेशंस तक इसे पास करके इसकी शक्ति का अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन स्पिरिट क्लैन के अलावा ओरिजिनल प्रोजेनिटर्स हैं, कोई भी ह्यूमन 7 विंग्स तक नहीं पहुंचा। एस्टर जीनस से पूछता है कि क्या वो ये कहना चाह रहा है कि वो स्पिरिट क्लैन का मेंबर है, और जीनस कहता है कि अगर उसके विंग्स सच में असली हैं तो ये पॉसिबल है। एस्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो हाइफ्रेड का बेटा है और इस समय उसे अपने जन्म की परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्टर साफ कहता है कि वो बस ये जानना चाहता है कि वो उसे अपना एनिमी मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। वो जोड़ता है कि अगर उसे एल्महाइम से निकाला गया तो कई नोबल हाउसेज उसे अपनाने के लिए तैयार होंगे। एस्टर जीनस को बताता है कि ये उसके लिए बुरा होगा क्योंकि वो पहले ही रिबेलियन से डर रहे हैं, इसलिए उसे पास रखना ही बेहतर है क्योंकि वो 7 विंग्स का सिंबल है। वो सेमिनोस जो महान रॉड्रिक से भी आगे है। एस्टर की बातों से सब चुप हो जाते हैं और अंदर ही अंदर एस्टर जानता है कि उसे अपना गेम कैसे खेलना है। उसे याद है कि बूढ़े आदमी ने रिबेलियन की बात की थी और ये मजाक नहीं है, सच में एक मैसिव सिविल वॉर आने वाली है जो पूरे देश को निगल जाएगी। अपनी पास्ट लाइफ की वजह से उसे सब पता है, इसलिए वो उसी मोमेंट में तय करना चाहता है कि कौन एलाय है और कौन एनिमी, ताकि विक्काउंट हाउस सर्वाइव कर सके। जेनिस आखिर में हंसकर पूछता है कि क्या एस्टर खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझता है। वो कहता है कि उसके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उसके 7 विंग्स असली हैं। एस्टर जवाब देता है कि अगर वो यकीन नहीं करता तो उसे मार सकता है, लेकिन इसका मतलब होगा कि एल्डर्स और उसके बीच वॉर शुरू हो जाएगी। अंदर से एस्टर जानता है कि एल्महाइम चाहे तो उसे आसानी से मार सकता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि वो इस बेट को लेते हैं या नहीं। तभी अर्ल मेज ताली बजाकर खड़ा होता है और जीनस से कहता है कि एस्टर के लिए एक ट्रायल रखना बेहतर होगा। एल्डर्स उस पर चिल्लाते हैं कि वो क्या कह रहा है और मेज पूछता है कि क्या वो 7 विंग्स की पावर देखना नहीं चाहते। वो पूछते हैं कि उसका मतलब क्या है और मेज उन्हें याद दिलाता है कि वो सबसे महान मार्शल क्लैन में है, इसलिए एस्टेट में कुछ सूटेबल ट्रायल्स तो जरूर होंगे। ये देखकर
एस्टर तुरंत समझ जाता है कि मेज उसका एलाय है। हैरानी की बात यह है कि बूढ़ा आदमी भी मेज के सजेशन से अग्री कर लेता है और एस्टर से कहता है कि वो उसके साथ आए, क्योंकि एक ऐसे ग्रैंडसन को डिसिप्लिन करना जो अपनी जुबान काबू में नहीं रख सकता उसका ग्रैंडफादर होने के नाते उसका कर्तव्य है। कुछ ही देर में वो ट्रायल ग्राउंड्स पहुंचते हैं जो काफी डार्क हैं। जीनस एस्टर को एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखाता है जो वाटरवेज तक जाता है, जिसे पहले इमरजेंसीज के लिए इवैक्यूएशन शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जीनस ने वहां एक मैजिक बीस्ट को बंद करके रखा हुआ है। जीनस एस्टर से कहता है कि ट्रायल बहुत सिंपल है, उसे उस मैजिक बीस्ट को हराना है। हाइफेड फ्रस्ट्रेशन में साई करता है और एस्टर को याद दिलाता है कि उसने उसे 7 विंग्स का राज छुपा कर रखने को कहा था, लेकिन एस्टर अपने फादर से कहता है कि वो इतनी फ्लैशी चीज को हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं रख सकता। जैसे ही वो होल के अंदर उतरता है, हाइफ्रेड उसे वार्न करता है कि वो अपना गार्ड नीचे ना करे। नीचे जाते वक्त एस्टर की नजर मेज से मिलती है और वो उसकी आंखों में इंटरेस्ट साफ देख सकता है। नीचे पहुंचने पर एस्टर को कुछ ठंडा महसूस होता है और तभी वो देखता है कि डैलस का सिर जमीन पर पड़ा है। ये देखकर वो अंदर तक हिल जाता है और जेनिस बताता है कि उसने डैलस को भी अपना सम्मान वापस पाने का मौका दिया था, लेकिन वो आखिर तक सिर्फ रोता ही रहा, जो देखना काफी अनबेरेबल था। जेनिस एस्टर को वार्न करता है कि वो उसे डिसअपॉइंट ना करे और तभी एक ब्लू मैजिकल बीस्ट उसके सामने प्रकट होता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे एस्टर समझ जाता है कि ये सच में एक सीरियस ट्रायल है। भले ही डैलस अनोइंग था, एस्टर को फिर भी उसके लिए बुरा लगता है। तभी बीस्ट उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एस्टर एक ही स्विंग में उसे टुकड़ों में काट देता है, जिससे सभी स्पेक्टेटर्स शॉक हो जाते हैं। एस्टर अपनी सोर्ड शीथ करता है और कैजुअली कहता है कि बीस्ट डरावना हो सकता है, लेकिन उसकी सिस्टर उससे भी ज्यादा डरावनी है। तभी अचानक कुछ अजीब होता है और जब एस्टर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि बीस्ट फिर से जुड़ गया है, मतलब वो एक अनडेड है। वो डर के मारे चिल्लाता है और जीनस से पूछता है कि इतना खतरनाक बीस्ट एस्टेट के बेसमेंट में क्यों रखा है। जेनिस बताता है कि अनडेड डेथ की स्मेल की तरफ खींचते हैं और शायद इसे लगा कि एस्टेट में उसे सबसे अच्छी जगह मिलेगी, इसलिए ये बेसमेंट में आ गया। क्योंकि इसे 1000 बार काटने पर भी ये मरता नहीं, जेनिस ने इसे कैप्चर कर लिया ताकि ये स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए परफेक्ट ओपोनेंट बन सके। वो ये भी कहता है कि इसकी वजह से अब कॉर्प्सेस डिस्पोज करने में भी दिक्कत नहीं होती। एक एल्डर डर जताता है कि अनडेड को पकड़ना इवन स्किल्ड नाइट के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन जीनस साफ तौर पर एस्टर को इसे मारने के लिए कह रहा है। वो पूछते हैं कि क्या वो सच में 7 विंग्स वाले बच्चे को मरते हुए देखना चाहता है, लेकिन जीनस कहता है कि अगर एस्टर इस बीस्ट से मर जाता है तो इसका मतलब वो फेक है। वो ये भी जोड़ता है कि अगर एस्टर मर भी जाता है तो ये उनके लिए कन्वीनियंट ही होगा। दूसरी तरफ मेज परेशान है और उम्मीद करता है कि एस्टर पूरी कोशिश करे कि वो ना मरे। बेसमेंट में एस्टर कई बार बीस्ट को काट चुका है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। उसकी रीजनरेटिव पावर एक नॉर्मल अनडेड से कहीं ज्यादा है और क्योंकि अनडेड पहले से ही डेड होता है, उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए या तो सनलाइट से जलाना पड़ता है या होली वेपन से प्यूरिफाई करना पड़ता है। अगर ये दोनों पॉसिबल ना हो तो बेहतर है कि भाग जाओ, क्योंकि अनडेड से लड़ना बेकार होता है। लेकिन एस्टर के लिए कोई रिट्रीट का रास्ता नहीं है। वो समझ जाता है कि नॉर्मल तरीकों से लड़ना उसके 7 विंग्स पावर के साथ मैच नहीं करता। इसका मतलब है कि उसे ओवरवेलमिंग फोर्स से अनडेड को क्रश करना होगा ताकि वो सबको दिखा सके कि वो क्या कर सकता है। एस्टर एक पावरफुल अटैक छोड़ता है जिससे एल्डर्स अपनी सीट से उछल पड़ते हैं, क्योंकि वो पहली बार 7 विंग्स की असली ताकत देख रहे हैं। उसका आखिरी अटैक बेसमेंट में धूल का बादल बना देता है, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ। जब धूल हटती है तो बीस्ट अभी भी एक्टिव होता है और इससे पहले कि एस्टर कुछ कर पाए, बीस्ट उसे जमीन पर गिरा देता है। हाइफ्रीड डर के मारे उसका नाम पुकारता है और मेज हाइफेड को रोकता है कि वो एस्टर को बचाने के लिए बीच में ना कूदे। हाइफ्रीड अर्ल से पूछता है कि क्या वो ये सजेस्ट कर रहा है कि वो अपने बेटे को मरते हुए देखे, लेकिन मेज उसे शांत रहने और ध्यान से देखने को कहता है कि क्या हो रहा है। मेज एस्टर के चेहरे पर मुस्कान देख लेता है और उसे लगता है कि उसके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है जिसे उसने इस्तेमाल नहीं किया। बीस्ट उसके ऊपर होते हुए भी एस्टर अपनी सोर्ड उठाता है और उसमें माना भरकर अपने ही शरीर में एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके फादर ने वुड्स में किया था। ब्लास्ट के असर से बीस्ट के अंदरूनी हिस्से फट जाते हैं और वो खून उगलने लगता है। क्योंकि बीस्ट मरने से इनकार कर रहा है, एस्टर तय करता है कि वो उसकी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म करता रहेगा जब तक वो पूरी तरह मर न जाए। हाइफ्रेड ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ये मेथड उसे सिर्फ एक बार दिखाया था, लेकिन एस्टर इसे एक नए लेवल पर ले गया है। एस्टर के लगातार एनर्जी छोड़ने से पूरा एरिया हिलने लगता है, जैसे अभी कोलैप्स हो जाएगा। कुछ एल्डर्स डर के मारे भागने की सोचते हैं और जीनस को भी बुलाते हैं, लेकिन जीनस पूरी तरह उस सीन में डूबा हुआ है।
एस्टर के शरीर से निकलती ओवरवेलमिंग पावर देखकर जीनस आखिरकार 7 विंग्स की असली ताकत समझता है। कुछ देर बाद जब शेकिंग रुक जाती है, पैनिक हुए एल्डर्स फिर से खड़े होते हैं और देखने दौड़ते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जेनिस अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो समझ जाता है कि एस्टर ने अनडेड को मैजिकल पावर के वॉर्टेक्स में फंसाकर पूरी तरह खत्म कर दिया। जेनिस मानता है कि यह ब्रूट फोर्स का ऐसा प्रदर्शन था जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों शामिल थे, जो एक इनक्रेडिबल मैजिकल फीट है, लेकिन टेक्निकली इसे टेक्निक नहीं कहा जा सकता। इससे जेनस सोच में पड़ जाता है कि क्या यही 7 विंग्स की असली पावर है। फिर वो हाइफेड से पूछता है कि क्या उसने एस्टर को ये सिखाया, लेकिन हाइफेड मना कर देता है और कहता है कि वो खुद भी हैरान है कि उसका बेटा हर दिन कितना ग्रो कर रहा है। मेज तुरंत पूछता है कि क्या अब एल्डर सेटिस्फाइड हैं और क्या एस्टर टेस्ट पास कर चुका है। सख्त चेहरे के साथ जेनिस बाकी सबसे पूछता है कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। मेज तुरंत अनाउंस करता है कि एस्टर टेस्ट पास कर चुका है और उसे जल्दी सरफेस पर लौटना चाहिए। एस्टर मजाक में कहता है कि उसे नीचे उतारने वाली चेन टूट चुकी है, इसलिए कोई उसे रोप फेंके ताकि वो ऊपर आ सके। बाद में एस्टर जेनिस से उसके ऑफिस में मिलता है, जहां जेनिस उसे फैमिली के हेड की सक्सेशन में जगह देने का ऑफर देता है, लेकिन एस्टर इसे मना कर देता है। जेनिस पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि ये मौका फिर शायद ना मिले। एस्टर कहता है कि उसे फैमिली की सक्सेशन स्ट्रगल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसकी मौजूदगी सिर्फ कजिन्स के बीच अनरेस्ट पैदा करेगी। एस्टर साफ कहता है कि वो मेन एस्टेट के लिए नहीं बना, बल्कि हाइफ्रेड के तरीके में ही रहना चाहता है। तभी जेनिस उसे बताता है कि वो जितना चाहे हम्बल बने, लेकिन वो अपनी आंखों में छिपी एम्बिशन को छुपा नहीं सकता। जेनिस कहता है कि उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो फ्यूचर में एल्महाइम के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, जिससे एस्टर चौंक जाता है। जेनिस उससे पूछता है कि क्या उसका टारगेट रॉड्रिक है और एस्टर तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। बूढ़ा आदमी उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि अभी वो उसके मोटिव्स में गहराई से नहीं जाएगा। एस्टर पूछता है क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से रेबल्स उसके एनिमीज हैं। जेनिस उसे याद दिलाता है कि हाउस एकजुट नहीं है और रॉड्रिक खुद एक प्रॉब्लम है। बस यह कहता है कि अगर एस्टर की मौजूदगी रॉड्रिक के खिलाफ डिटरेंट बनती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि वो कभी उसके खिलाफ अपने फैंग्स ना दिखाए, क्योंकि तब उसकी मौत तय होगी। जब एस्टर रूम से निकलता है तो वो मानता है कि बूढ़ा आदमी सच में एक मॉन्स्टर है। हॉलवे में हाइफेड उससे मिलता है और पूछता है कि क्या बात हुई। एस्टर बताता है कि उसे मेन फैमिली में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन उसने मना कर दिया। ये सुनकर हाइफ्रेड शॉक हो जाता है और साथ खड़ा मेज भी अग्री करता है। मेज कहता है कि अगर वो मेन फैमिली में होता तो उसे कहीं बेहतर ट्रीटमेंट मिलता। एस्टर अर्ल से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, लेकिन मेज अनजान बनने का नाटक करता है। वो कहता है कि उसने बस उसके साथ एक ट्रिक खेली थी और एस्टर को याद दिलाता है कि अब वो सच में 7 विंग्स का मास्टर बन चुका है, कम से कम नाम के लिए। जैसे ही वो हॉलवे से गुजरते हैं, एस्टर देखता है कि एल्डर्स उसे घूर रहे हैं और सबका एक ही इरादा है, उसे अपने कंट्रोल में लेने का, क्योंकि वो अभी बच्चा है। मेज एस्टर से कहता है कि वो इससे बच नहीं सकता, क्योंकि 7 विंग्स की वजह से उसे टारगेट करने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। एस्टर मेज से पूछता है कि क्या वो भी उन्हीं में से एक है, और मेज जवाब देता है कि वो नाइट एकेडमी का डायरेक्टर है, इसलिए टैलेंटेड युवाओं को स्काउट करना उसके काम का हिस्सा है। मेज दूर खड़े एक ब्लॉन्ड बूढ़े आदमी की ओर इशारा करता है और कहता है कि वो भी ऐसा ही है। जाते जाते मेज कहता है कि वो नाइट एकेडमी में उसके एनरोलमेंट का इंतजार करेगा। एस्टर कंफ्यूज्ड होकर उसे जाता हुआ देखता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि वो उसका एलाय है या नहीं, क्योंकि वो बहुत इल्यूसिव है। हाइफेड उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अब घर चलते हैं, क्योंकि वो उसके परफॉर्मेंस के बारे में सब सुनना चाहता है। एस्टर मान जाता है और कहता है कि उसकी मदर उसकी इंजरीज देखकर जरूर फ्रीक आउट कर जाएगी। दूसरी तरफ रॉड्री को रिपोर्ट मिलती है कि उसका बेटा डैलस जेनिस द्वारा लगाए गए ट्रायल में मारा गया। क्योंकि एस्टर को भी उसी ट्रायल से गुजरना था, रॉड्रिक मैसेंजर से पूछता है कि क्या हुआ। वो आदमी उसे 7 विंग्स के बारे में बताता है, लेकिन रॉड्रिक ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। असल में वो लोग इतने समय से हाउस में पावर बैलेंस बनाए हुए थे, लेकिन अब उसे लगता है कि वो बैलेंस टूट सकता है। आदमी सुझाव देता है कि उन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन रॉड्री मना कर देता है और कहता है कि अभी ये कोई थ्रेट नहीं है, साथ ही उसे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि 7 विंग्स आखिरकार उसके ही होंगे। तब तक वो एस्टर को इसे फ्रीली इस्तेमाल करने देगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि 10 साल पहले उससे बच निकला एस्टर अब कैसे स्ट्रगल करता है। 4 साल बाद एस्टर नाइट एकेडमी पहुंचता है और ऑफिशियल एप्लीकेंट्स को इकट्ठा होने के लिए बुलाता है। जब सब फॉर्म भर रहे होते हैं, तभी एस्टर वहां
से गुजरता है और सबका ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है क्योंकि वो काफी पॉपुलर हो चुका है। एस्टर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाता है और ऑफिशियल उससे कहता है कि उसे अपना विंग क्रेस्ट दिखाना होगा क्योंकि वो बिना मैजिक वाले लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकते। तभी ऑफिशियल उसका नाम पढ़ता है और उसका लास्ट नेम एल्महाइम देखकर शॉक हो जाता है। एस्टर मुस्कुराकर उससे पूछता है कि क्या उसे अभी भी क्रेस्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका क्रेस्ट ऐसी जगह है जहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। वो स्मर्क करते हुए पूछता है कि क्या उसका चेहरा ही उसे अंदर जाने के लिए काफी है। बाद में एस्टर अपने काम में लगा होता है जब एक ब्लॉन्ड हेयर्ड ट्रबल मेकर स्माइट्स उसे बुलाने लगता है। वो कहता है कि उसने उसे पहले कभी एप्लीकेंट्स में नहीं देखा और पूछता है कि क्या वो गलत जगह आ गया है। स्माइट्स कहता है कि ये एग्जाम इलीट्स के लिए है और एस्टर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है। कहता है कि अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। स्मिटिस चिल्लाकर कहता है कि हॉल में मौजूद हर कोई कठोर ट्रेनिंग से गुजरा है और बार बार एग्जाम देने आया है। वो एस्टर का मजाक उड़ाता है कि वो एक बच्चे जैसी तलवार लेकर एलीट बनने का सपना देख रहा है। स्माइट्स कहता है कि ये एग्जाम एस्टर जैसे लोगों के लिए नहीं है और उसे कैजुअली कहता है कि अगर वो सिर्फ घूमने आया है तो निकल जाए। बाकी एप्लीकेंट्स को ये सब देखकर हैरानी नहीं होती क्योंकि स्माइट्स हर साल न्यू कमर्स के साथ ऐसा ही करता है, लेकिन वो ये नहीं मान पा रहे कि वो सच में 7 विंग्स वाले एस्टर से पंगा ले रहा है। स्मिटिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एस्टर कौन है और तभी ग्रायन अपने लैकीज के साथ वहां आता है। ग्रायन एस्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि काफी समय हो गया। एस्टर डैलस के लिए कंडोलेंस देता है, लेकिन ग्रायन कहता है कि उसे डैलस की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक डिस्ग्रेस था जिसे मरना ही चाहिए था। वो यहाँ तक कहता है कि उसे राहत महसूस हो रही है कि डैलस चला गया क्योंकि वो हमेशा अपनी उम्र के कारण खुद को बड़ा समझकर बिहेव करता था। ग्रायन एस्टर से कहता है कि वो मेन फैमिली के लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करे, भले ही उसके पास 7 विंग्स हैं क्योंकि एकेडमी में उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। ये कहकर ग्रियन और उसका गैंग वहां से चला जाता है, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स बस इस बात से इम्प्रेस्ड होते हैं कि एल्महाइम फैमिली के 2 मेंबर्स मौजूद हैं, मतलब ये साल खास है। तभी स्मिटिस को समझ आता है कि वो फंस गया है और वो तुरंत एस्टर के पास जाकर अच्छे से बिहेव करने लगता है। एस्टर भी मुस्कुराकर उसका जवाब देता है और कहता है कि वो उसे उसके नाम से बुला सकता है। कुछ ही देर बाद सब फर्स्ट एग्जाम वेन्यू पर पहुंचते हैं और एग्जाम इंचार्ज ऑफिशियल उनका स्वागत करता है। वो बताता है कि रॉयल नाइट्स कंट्री साइड में घूमने वाले लोकल नाइट्स से अलग होते हैं। वो किंग की रक्षा करते हैं और अपनी जान दांव पर लगाने वाले ऑनर्ड सोर्ड्स होते हैं, इसलिए उन्हें बेकार लोगों की जरूरत नहीं। वो कहता है कि आज का एग्जाम बैटलफील्ड जैसा है और सभी को अपनी असली काबिलियत दिखानी होगी। अंदर ही अंदर एस्टर को ये सब बकवास लगता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फिर से एकेडमी पहुंच गया है। पहले जब उसके पास विंग्स नहीं थे उसे यहाँ खड़े होने का मौका भी नहीं मिला था। उस पॉइंट के आगे की दुनिया स्ट्रांग लोगों की थी जहाँ वो कभी नहीं पहुंच सका और उस दुनिया के टॉप पर रॉड्रिक खड़ा है। एस्टर मन ही मन रोदरी से कहता है कि वो उसका इंतजार करे क्योंकि वो जल्द ही उसे पकड़ लेगा, लेकिन उससे पहले उसे इस सिलेक्शन एग्जाम को पार करना होगा। तभी ऑफिशियल एग्जाम शुरू होने की घोषणा करता है। अचानक एक एप्लीकेंट के सिर में एरो लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि ये मजाक नहीं है। ऑफिशियल बताता है कि इस एग्जाम का नाम ट्रायल ऑफ द टर्रेट है और जो अंत तक खड़े रहेंगे वही विनर्स होंगे। तुरंत ही एरोज की बारिश शुरू हो जाती है। कुछ एप्लीकेंट्स पैनिक में भागते हैं, लेकिन एरोज उन्हें भी पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ग्रुप बनाकर खुद को बचाते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, फिर भी सर्वाइवल रेट करीब 30% ही रहता है और उनका सर्कल बनाकर बचने का तरीका भी जल्दी फेल होने वाला है। असल में वो लोग देखना चाहते हैं कि विंग क्रेस्ट वाले की ओवरवेलमिंग पावर कैसी होती है। तभी कुछ एप्लीकेंट्स नोटिस करते हैं कि एस्टर हिल भी नहीं रहा और उन्हें लगता है कि वो डर के मारे फ्रीज हो गया है। ग्रियान भी सोचता है कि एस्टर खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही एरोज उसकी तरफ आते हैं एस्टर उन्हें आसानी से रिपेल कर देता है। सब शॉक में आ जाते हैं जब वो अपनी मैजिक से व्हर्लविंड बनाकर एरोज रोक देता है। वो लगातार ऐसा करता रहता है और कोई भी एरो उसे छू नहीं पाता। ऑफिशियल भी इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि एस्टर अपनी माना को इस तरह कंट्रोल कर रहा है जैसे वो खुद एक स्टॉर्म में खड़ा हो। कुछ देर बाद एरोज रुक जाते हैं और ऑफिशियल हैरान होता है कि उम्मीद से ज्यादा लोग बच गए। वो सर्वाइवर्स की तारीफ करता है और कहता है कि उन्होंने पहला ट्रायल पास कर लिया, अनलाइक उन कॉर्प्सेस के जो चारों तरफ पड़े हैं। लेकिन वो उन्हें आराम करने का मौका नहीं देता और कहता है कि अब वो उन्हें अगले ट्रायल के लिए ले जाएगा। स्माइट फ्रस्ट्रेशन में साई करता है और कहता है कि ये ऑफिशियल सीधे नरक से आया है। एस्टर हैरान होता है कि स्मिटिस सिर्फ एरोज से ही थक गया। स्मिटिस को यकीन नहीं होता कि एस्टर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑफिशियल भी देखता है कि एस्टर पर थकान का कोई असर नहीं है, जबकि उसने काफी माना इस्तेमाल किया जो 7 विंग्स की ताकत दिखाता है। लेकिन वो क्यूरियस है कि अगला ट्रायल एस्टर कैसे हैंडल करेगा। दूसरी तरफ जियोन गुस्से में है कि उसका कजिन बच गया और उसे याद आता है कि किसी ने उसे ऑर्डर दिया था
कि वो हर हाल में एस्टर को रॉयल नाइट बनने से रोके। जब वो नेक्स्ट ट्रायल ग्राउंड्स पहुंचते हैं, ऑफिशियल कहता है कि फेयरनेस के लिए सबको अपनी सोर्ड्स बदलकर आइडेंटिकल सोर्ड्स लेनी होंगी। स्मिटिस इस पूरे सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड होता है और एस्टर उससे पूछता है कि क्या पहले ऐसा नहीं होता था। स्माइट जवाब देता है कि उन्होंने कभी अपनी सोर्ड्स को लेकर चिंता नहीं की और शक जताता है कि शायद ये सब एस्टर की अजीब सोर्ड की वजह से हो रहा है। तभी जियोन वहां आता है और एस्टर को टीज करता है, कहता है कि लगता है उसे अपना एक लैकी मिल गया है, यानी स्माइट्स। ये सुनकर स्माइट्स गुस्से में आ जाता है, लेकिन ग्रियोन उसके कान में धीरे से धमकी देता है कि अगर उसने गलत इंसान के सामने पूंछ हिलाई तो उसे दर्दनाक सबक मिलेगा। डर के मारे स्माइट्स कांपने लगता है और ग्रीन से अपनी बात वापस लेने को कहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। स्माइट्स तो यहाँ तक कह देता है कि उसका एस्टर से कोई लेना देना नहीं है। एस्टर चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में है। तभी ऑफिशियल आता है और रूल्स समझाता है। वो बताता है कि सेकंड ट्रायल एक सीज बैटल है और उन्हें 3 टीम्स में बांटा जाएगा, जहां उन्हें फॉरेस्ट में एक दूसरे के कैंप्स पर कब्जा करना होगा। वो कहता है कि जब किसी टीम का फ्लैग दूसरे कैंप के पोल पर लगा दिया जाता है तो वो कैंप कब्जा माना जाएगा। शाम की बेल तक जो टीम 2 या उससे ज्यादा कैंप्स पर कब्जा कर लेगी वही विनर होगी, लेकिन फ्लैग को डिस्ट्रॉय या छीनना मना है। इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वो दिए गए सोर्ड से अपने ओपोनेंट्स को मार भी सकते हैं। रूल्स बताने के बाद ऑफिशियल टीम मेंबर्स अनाउंस करता है और थोड़ी देर में स्मोक सिग्नल उठता है, जो ट्रायल शुरू होने का संकेत है। हर टीम के पास 3 फ्लैग्स हैं और उन्हें कम से कम 2 कैंप्स कैप्चर करने हैं, अपने कैंप सहित। स्मिटिस एस्टर से कहता है कि इसका मतलब है कि 3 टीम्स में से सिर्फ एक ही जीतेगी। एस्टर इसे कंफर्म करता है और पूछता है कि उसे किस बात की चिंता है। बाकी टीम मेंबर्स बताते हैं कि इसका मतलब है कि उन्हें एल्महाइम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एस्टर तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन खराब होने वाली है। स्मिटिस कहता है कि वो एल्महाइम की रिटेलिएशन से डरते हैं क्योंकि उनका ओपोनेंट जियोन है, जो मेन एल्महाइम फैमिली का यंग मास्टर है। वो एस्टर से कहता है कि इमेजिन करे कि वो ट्रायल के दौरान ग्रायन पर तलवार तानते हैं तो उसका बैकलैश कितना भयानक हो सकता है, यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार को खत्म किया जा सकता है। स्मिटिस साफ कहता है कि सब एल्महाइम को दुश्मन बनाने से डरते हैं। वो अंत में कहता है कि अगला ट्रायल हमेशा होता है, इसलिए अभी अपनी जान रिस्क में डालने से बेहतर है इंतजार करना। आखिर में एस्टर टीम बैटल में अकेला रह जाता है। फिर भी वो स्माइट्स और बाकी लोगों के डर को समझता है, क्योंकि एल्महाइम सच में डरावना है, एक ऐसा टायरेंट फैमिली जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस ट्रायल में जियोन उसी डर का सिंबल है। भले ही उसके टीम मेंबर्स सोचते हैं कि वो इसे नहीं समझेगा, लेकिन आउटसाइडर की नजर से वो भी उन्हीं जैसा है। जैसे ही वो नियरेस्ट फ्लैग की तरफ बढ़ता है, उसे हर तरफ सन्नाटा लगता है, जिससे वो सोचता है कि शायद अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई या फिर कोई और खेल चल रहा है। तभी उसे येलो फ्लैग वाला एक लड़का मिलता है, जो हैरानी से कहता है कि एस्टर सच में आ गया, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने प्रिडिक्ट किया था। एस्टर को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है और वो देखता है कि उस लड़के ने अपने ही कैंप का फ्लैग गिरा दिया है। फिर वो अपना येलो फ्लैग हवा में फेंक देता है और दूर से रेड फ्लैग दिखाई देता है, जो ग्रियन की टीम का सिंबल है। उसी पल एस्टर को समझ आता है कि रेड टीम और येलो टीम मिलकर उसे खत्म करने की योजना बना चुके हैं और इस पूरे अटैक को जियोन लीड कर रहा है।